सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर गॉस लॉ के एप्लीकेशंस के साथ साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया था कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर में सबसे जो पहला पॉइंट था, फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोगों ने डिस्कस करी थी वो था अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। और इसमें हमने रीजन भी बताया था, जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके अंदर जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करके इंड्यूस्ड चार्जेस क्रिएट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। और ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हुए हैं कंडक्टर में ये जो इंड्यूस्ड चार्जेस डेवलप हुए हैं, इन इंड्यूस्ड चार्जेस के कारण कंडक्टर के अंदर एक इंटरनल फील्ड जनरेट होती है। एक इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट होती है और ये इंड्यूस्ड फील्ड क्या करती है? ये इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को कैंसिल करने की कोशिश करती है और अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम नेट फील्ड कितनी हो जाएगी? नेट फील्ड हो जाएगी जीरो। चलिए, अब इसके बाद फर्स्ट प्रॉपर्टी के बाद फिर हम लोगों ने सेकंड प्रॉपर्टी की बात करी थी। सेकंड प्रॉपर्टी ये भी अगेन इम्पॉर्टेंट है। किसी भी कंडक्टर को जो हम चार्ज प्रोवाइड करेंगे तो नेट चार्ज, एक्सेस चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज कहाँ रिसाइड करेगा? एक्स्ट्रा एक्सेस चार्ज विल रिसाइड ओनली ऑन इट्स आउटर सरफेस। हम कभी भी किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करेंगे वो चार्ज अल्टीमेटली स्प्रेड होकर उसके आउटर मोस्ट सरफेस पर ही आ जाएगा। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2। इसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करी थी क्या? प्रॉपर्टी नंबर 3 या 4 में से कोई एक प्रॉपर्टी थर्ड नहीं हुई थी, राइट? फोर्थ हो गई थी ना? हाँ, ठीक है। देखो, प्रॉपर्टी नंबर फोर्थ में आपको मैं याद दिला दूं। कंडक्टर और उसके अंदर का जो रीजन होता है इट इज इक्वी पोटेंशियल रीजन। मतलब कंडक्टर का सरफेस और उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं दे ऑल हैव सेम पोटेंशियल। ये सब सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होंगे, इनको हम बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल रीजन। प्रॉपर्टी नंबर 3 अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। देखो, पहली बात तो कंडक्टर के अंदर फील्ड नहीं होगी। कंडक्टर के अंदर फील्ड एब्सेंट होती है। जो फील्ड होती है वो कहाँ होती है? वो होती है कंडक्टर के सरफेस पर। और सरफेस पर भी फील्ड कैसी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस कंडक्टर के सरफेस पर जो फील्ड होगी वो कहाँ होगी? कंडक्टर के सरफेस पर जो फील्ड होगी वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। जैसे एग्जांपल, सपोज कंडक्टर पर प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होकर कहाँ आएगा? पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड होकर आएगा उसके सरफेस पर। अब सरफेस से भी जो फील्ड लाइंस निकलेगी वो कंडक्टर के इमीडिएट पॉसिबल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। आगे जाके कर्व हो सकती है। देखो, आगे जाके थोड़ा सा कर्व पॉसिबल है, इस टाइप से कर्व हो सकती है। आगे जाके वहाँ पे कर्वेचर पॉसिबल है, बट सरफेस से जब एग्जिट करेगी तब परपेंडिकुलरली एग्जिट करेगी। या जैसे एक और एग्जांपल, मैं इसका रीजन बताऊंगा। पहले एक और एग्जांपल देखो। जैसे सपोज हमारे पास एक स्पीयर है और हमने उसे यूनिफॉर्म फील्ड में रखा। ये कंडक्टिंग स्पीयर है। कंडक्टिंग स्पीयर है और उसे मैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहा हूँ। तो पहली बात तो क्या होगा? कंडक्टर के अंदर तो फील्ड आएगी नहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। और जो फील्ड है, जैसे मान लो यूनिफॉर्म फील्ड है, तो वो जो फील्ड लाइंस है ना, वो उसके पास डिस्टॉर्ट होके एंटर भी परपेंडिकुलर करेगी। ये देखो, सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर करेगी और एग्जिट भी करेगी, तो भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही एग्जिट करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। अब इसका रीजन क्या होता है? रीजन बहुत सिंपल है। देखो, अगर
फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर नहीं हुई। सपोज ये फील्ड लाइन थी, यहाँ देखते हैं चलो। सपोज एक फील्ड लाइन थी जो सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं है, ये फील्ड लाइन इस एंगल पे जा रही है। अब अगर ये फील्ड लाइन किसी जनरल एंगल पर जाती है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। इसके दो कंपोनेंट में फाइंड कर सकता हूँ। एक होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट और एक होगा टेंजेंशियल कंपोनेंट। अब ये जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, इसके भी दो रीजन है। टेंजेंशियल कंपोनेंट है, पहला रीजन बोल सकते हो कि टेंजेंशियल कंपोनेंट क्या करेगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट पास में प्रेजेंट चार्ज पे फोर्स लगा देगा। और अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट पास में प्रेजेंट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, इसका मतलब वो मूव कर जाएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन अटेन नहीं हुई है। अगर टेंजेंशियल कंपोनेंट रह जाएगा, अगर फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रेजेंट है, इसका मीनिंग ये होगा कि पास में प्रेजेंट चार्ज जो है उस पे फोर्स लगेगा और वो चार्ज मूव कर जाएगा। इसका मतलब अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक की कंडीशन अभी अटेन नहीं हुई है। ये है रीजन नंबर वन। दूसरा रीजन, दूसरा रीजन आप ऐसा बोल सकते हो, आपको याद है सरफेस जो होता है वो इक्विपोटेंशियल होता है। सरफेस इक्विपोटेंशियल है, सबसे सिंपल रीजन, सिंगल लाइन रीजन। सिंस सरफेस इज इक्विपोटेंशियल, हमें पता है सरफेस इक्विपोटेंशियल है और हमें पता है कि फील्ड लाइंस कैसे होती है, इक्विपोटेंशियल रीजन के परपेंडिकुलर होती है। याद है, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, याद करो हमने पहले देखा था रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल में, फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम मूव करते हैं तो वो सब सेम पोटेंशियल पॉइंट्स होते हैं। V1 V2 V3 सेम होंगे अगर हम फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं। सेम रीजन यहाँ अप्लाई होता है क्योंकि हमने देखा था, अभी हमने देखा था प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी में हमने देखा था कि सरफेस ऑफ कंडक्टर कैसा होता है, इक्वी पोटेंशियल होता है। कंडक्टर का सरफेस इज इक्वी पोटेंशियल। तो हम बोल सकते हैं कि फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए, उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये दोनों रीजन जस्टिफाइबल है, वैलिड है। प्रॉपर्टी नंबर 3 नोट करो। चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, चार प्रॉपर्टीज हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अगेन वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है ये, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वेरी क्लोज टू द सरफेस। अच्छा नोट नहीं हुआ था।
प्रॉपर्टी नंबर 5, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड वेरी क्लोज टू द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब किसी भी कंडक्टर को अगर मैं चार्ज देता हूँ, बहुत सिंपल प्रॉपर्टी है। अगर हम किसी भी कंडक्टर को कुछ चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज आएगा उसके सरफेस पर। चार्ज अगर सरफेस पर आएगा तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बनेगी। अब सरफेस के बिल्कुल पास सरफेस के बिल्कुल पास अगर कोई आपसे फील्ड की स्ट्रेंथ पूछता है, जैसे एग्जांपल इसी डायग्राम में देखो, जैसे ये डायग्राम था, किसी ने आपसे पूछा कि बताओ यहाँ पर ये फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये ई की स्ट्रेंथ कितनी है, तो सरफेस के बहुत पास फील्ड की स्ट्रेंथ होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पे सिग्मा क्या होता है, चार्ज डेंसिटी। फील्ड परपेंडिकुलर भी होती है और सरफेस के इमीडिएटली क्लोज उसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। प्रूफ कैसे करेंगे, देखो ये कंडक्टर था, ये इस कंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये कंडक्टर है। हमने कंडक्टर को कुछ चार्ज दिया, तो पहली बात चार्ज आ गया सरफेस पर। अब वो अपनी खुद की फील्ड लाइन बना रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करनी है कंडक्टर के सरफेस के बहुत ही पास, ये रहा एक पॉइंट, ये दिख रहा है, ये पॉइंट है पॉइंट पी। यहाँ मुझे फील्ड फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे ना, हम एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना रहे हैं। देख रहे हो, मैंने एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फॉर्म करा है, वेरी स्मॉल सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस फॉर्म करा, जिसका एरिया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं ना, ये जैसे ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा इसका सिलेंडर का, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो लिया मैंने डेल्टा एस। हाइट ली है एच, उससे कोई मतलब नहीं है, स्मॉल हाइट है। डेल्टा एस एरिया और एच हाइट का मैंने एक सिलेंडर लिया। चलो, अब मुझे ये तो पता है कि इसमें जो फील्ड होगी, मुझे इतना तो पता है कि इसमें जो फील्ड होगी वो फील्ड कैसे दिखेगी, फील्ड होगी यहाँ परपेंडिकुलर, सरफेस के पास फील्ड परपेंडिकुलर होती है। बस वैल्यू ही नहीं पता थी, बाकी इतना तो पता था कि ये डायरेक्शन इस टाइप से होगी। वैल्यू लिख देता हूँ मैं ई। अब इसके बाद गॉस लॉ अप्लाई करते हैं, तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। मैं ई डॉट डी एस देखो कितना हो जाएगा, ई डॉट डी एस हो जाएगा, ये जो ई डॉट डी एस है वो हो जाएगा ई इंटू डेल्टा एस। अब इसका रीजन बताता हूँ क्या है। सिर्फ ऊपर वाला जो सरफेस है, ये दिख रहा है, ये कर्व सरफेस, सिर्फ इस कर्व सरफेस से फ्लक्स होगा, क्योंकि फील्ड लाइन इसको क्रॉस कर रही है। अच्छा, ऐसे नीचे भी तो सरफेस है, उसमें तो फील्ड ही नहीं है, कंडक्टर के अंदर फील्ड जीरो, और साइड के कर्व सरफेस अगेन फील्ड पैरेलल जा रही है, कोई मतलब नहीं है, ग्रेस करते हुए जा रही है, तो ई डेल्टा एस। क्यू इनसाइड कितना होगा बताओ, क्यू इनसाइड होगा सिग्मा इंटू डेल्टा एस। कैसे, आप देख रहे हो, ये इफेक्टिवली इतना ही एरिया कंडक्टर के सरफेस पर कट हुआ है, कंडक्टर के सरफेस पर इतना ही एरिया सिलेंडर के अंदर ट्रैप हो गया है, ये देखो, सिलेंडर के अंदर इतना कंडक्टर का सरफेस ट्रैप हुआ है। तो चार्ज एनक्लोज इनसाइड द गॉसियन सरफेस इज सिग्मा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अगले ही स्टेप में आपको दिख जाएगा, दिख ही गया होगा, E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको, ये तो किसी भी सरफेस के लिए वैलिड है, किसी भी कंडक्टिंग सरफेस के लिए वैलिड है। सबसे सिंपल केस देखो, कंडक्टिंग स्पीयर के सरफेस पर फील्ड बता सकते हो, फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टिंग स्पीयर, याद है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। सरफेस के बहुत ही क्लोज पॉइंट पी अगर होता है तो पॉइंट पी पर हमें फील्ड याद है, सरफेस पर फील्ड का एक्सप्रेशन के क्यू बाय आर स्क्वायर। के को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको थोड़ा और मॉडिफाई कर दो, 4 पाई आर स्क्वायर क्या है, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर। अब क्यू बाय ए क्या हो जाएगा, क्यू बाय ए तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी।
देखो, इनडायरेक्टली वो फॉर्मूला इस हमारे रिजल्ट से मैच होता हुआ बिल्कुल दिख रहा है। सरफेस के बहुत पास फील्ड की स्ट्रेंथ सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। नोट कर लो इसे भी। ये एग्जाम्पल में लिखना, ये जो लिख रहे हो नीचे, ये एग्जाम्पल है ना इसका नीचे, ये वाला पोर्शन एग्जाम्पल में आएगा। ये स्पेशली देखो, आपने एक स्पीयर के लिए प्रूव कर, मतलब स्पीयर के लिए देखा, पर जो डेरिवेशन था, ऊपर जो डेरिवेशन था ये तो जनरल डेरिवेशन था, मतलब ये तो हर एक सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। हर एक कंडक्टिंग सरफेस के लिए ये जनरल डेरिवेशन एप्लीकेबल है। चलिए, अब इसमें एक इंटरेस्टिंग केस आता है कंडक्टर में। वो होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, और आगे जाकर यही प्लेट्स कैपेसिटर बनने वाली हैं। थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा, इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा करंट, इलेक्ट्रिसिटी, और फॉलोड बाय कैपेसिटर्स। तो ये आगे जाकर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से जाना जाएगा। अभी नहीं, अभी तो आपको सिर्फ पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स दिख रही होंगी, राइट। अभी थीम समझो, 2 मिनट नोट करने से पहले थीम समझना। आगे सॉल्व आपको ही करना है इस बार। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स का मतलब, सपोज
मेरे पास दो प्लेट्स हैं पी और क्यू। हमारे पास दो प्लेट्स थी पी और क्यू, कंडक्टिंग प्लेट्स थी। प्लेट याद है, थिक होती थी, थोड़ी सी थिक होने का मतलब आप समझ गए हो, मतलब शीट बिल्कुल थिन होती है, प्लेट थिक होगी थोड़ी सी, मतलब दो सरफेस यहाँ पर दिख रहे हैं मुझे, दोनों सरफेस पर चार्ज प्रेजेंट होगा। अच्छा, पहले वाले को मैंने चार्ज दिया Q1, दूसरे वाले को चार्ज दिया Q2, और दोनों को एक दूसरे के सामने पैरेलल रख दिया। ठीक है, दोनों को एक दूसरे के सामने पैरेलल प्लेस कर दिया मैंने, जो कि डायग्राम में दिख रहा है। अब होगा क्या कि जो चार्ज है ना ये रिडिस्ट्रीब्यूट होगा। रिडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद लेफ्ट वाले सरफेस पर कुछ चार्ज आएगा, राइट वाले पर आएगा, फिर इसके भी लेफ्ट वाले पर चार्ज आएगा, राइट वाले पर आएगा, मतलब चार्जेस कुछ इस तरह से रिडिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये जो चार्जेस हैं वो इनके सरफेसेस पर आना शुरू हो जाएंगे। लेफ्ट सरफेस पर थोड़ा चार्ज आएगा, बचा हुआ राइट सरफेस पर आएगा। और ये सेम डायग्राम हमें फॉलो करना है इसके पास वाले के लिए। कहने का मतलब, ये देखो इस पे भी चार्ज आ गया है ना, तो ये चार्ज आ गए। अब ये चार्ज आने के बाद मुझे निकालना है कि ये Q3 Q4 Q5 Q6 कितने होंगे। चलो सबसे पहली इक्वेशन देखो कहाँ से जनरेट करूंगा, ध्यान देना। मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ, ये दिख रहा है आपको पॉइंट, ये पॉइंट बनाया है मैंने प्लेट पी के अंदर। फॉर पॉइंट लाइन इनसाइड प्लेट पी, प्लेट पी के अंदर जो पॉइंट है वहां पर सबसे पहली फील्ड Q3 बनाएगा। Q3 एक शीट की तरह है, देखो Q3 Q4 5 और 6 ये सब एक शीट की तरह है। और शीट की फील्ड याद है आपको, σ3/2 ε0। पर Q4 Q5 Q6 तीनों के तीनों मिलकर इस पर फील्ड बनाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। सिर्फ Q3 की ही फील्ड है टुवर्ड्स राइट, बाकी सब फील्ड बनाएंगे टुवर्ड्स लेफ्ट। तो उसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, Q σ4 σ5 σ6/2 ε0। पर क्योंकि ये तो कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, कंडक्टर के अंदर का अगर पॉइंट है तो उसका मतलब फील्ड क्या होगी, पॉइंट अगर कंडक्टर के अंदर है तो फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। और अगर फील्ड जीरो होगी तो ये दोनों इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होने का मतलब, सिंस ई नेट इज जीरो, तो σ3 = 4 + 5 + 6। और सिग्मा क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन एरिया। अभी सबका एरिया इक्वल है, ये जितनी भी प्लेट्स हैं सब इक्वल एरियाज की रखी हैं। तो क्या हो जाएगा, एरिया कैंसिल हो जाएगा। एरिया कैंसिल होने के बाद आपको क्या मिलेगा, पहली इक्वेशन मिलेगी 3 4 5 6, ये एक इक्वेशन आई। अच्छा मुझे बताओ, दिया क्या होगा आपको क्वेश्चन में, पता है आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, आपको क्वेश्चन में इनिशियल चार्जेस दिए होंगे। इनिशियल चार्जेस का मतलब आपको ये दिया होगा, क्वेश्चन में ऑब्वियसली आपको ये दिया होगा। क्या नहीं पता होगा आपको, आपको ये थोड़ा ना पता है कि कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है फाइनल। तो दो नोन वेरिएबल्स हैं, चार अननोन वेरिएबल्स हैं। दो नोन वेरिएबल्स होंगे, चार अननोन वेरिएबल्स होंगे। अब आप आगे समझ गए हो, चार इक्वेशन चाहिए। ये Q3 से लेकर Q6 तक मुझे Q3 4 5 6 निकालना है इन टर्म्स ऑफ 1 और 2। ये चार चार्जेस की वैल्यू मुझे निकालनी है इन टर्म्स ऑफ 1 और 2। तो अब इसके बाद बाकी इक्वेशन कहाँ से लाऊं, बाकी इक्वेशन कहाँ से लाऊं। एक इक्वेशन जैसे यहाँ आई ना, वैसे ही दूसरी इक्वेशन यहाँ के लिए आएगी। पहले काम करो, ये नोट करो यहाँ तक, मैं इसी में लिखूंगा क्योंकि जैसे पॉइंट लाइज इनसाइड प्लेट पी, आप ट्राई भी करो, जिसने नोट कर लिया वो क्यू के अंदर भी ट्राई करो। इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड क्यू, आपको पता है क्या इक्वेशन आएगी। पहले यहाँ तक नोट कर लो हेडिंग से, हेडिंग, डायग्राम और इक्वेशन, चार इक्वेशन बनानी है हमें।
देखो, Q4 की फील्ड राइट में कैसे होगी? एक चीज बताओ, एक छोटी सी चीज बताओ, ये चार प्लेट्स है ना, क्वेश्चन अपन कर चुके हैं पहले इस टाइप का। ये चार प्लेट्स हैं, ठीक है, ये चार प्लेट्स हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, इस पे मान लो सिग्मा 1 या सिग्मा, चलो 3, 4, 5 और 6 है। अगर वो पॉइंट यहाँ लाई कर रहा है तो मुझे बताओ सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6 तीनों मिलकर तीनों के लेफ्ट में है ना, तो तीनों अपनी फील्ड कहाँ बनाएंगे उसके लिए? लेफ्ट में बनाएंगे, क्योंकि देखो वो पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है, वो पॉइंट इन तीनों के एक तरह से लेफ्ट में लाई कर रहा है ना। और सिग्मा 3 के वो कहाँ लाई कर रहा है, वो सिग्मा 3 के राइट में लाई कर रहा है। तो जैसा लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, ठीक है। अब क्लियर हो जाना चाहिए आपको। देखो पॉइंट दिख भी तो रहा है आपको, ये हटाओ दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट देखो ध्यान से देखो इसको। वो जो पॉइंट बनाया है, वो पॉइंट कहाँ है? वो Q3 के राइट में है और बाकी तीनों के लेफ्ट में है। अच्छा, अब इसके बाद सेकेंड इक्वेशन में बना देता हूँ। ये फर्स्ट इक्वेशन नोट कर ली होगी सब लोगों ने। सेकेंड इक्वेशन, सिमिलरली फॉर अ पॉइंट लाइंग इनसाइड सेकेंड प्लेट, दैट इज प्लेट क्यू। प्लेट क्यू के लिए यहाँ पर अगर वो पॉइंट है तो 3, 4, 5, 3, 4, 5 की फील्ड होगी राइट में। अकेला 6 है जिसकी फील्ड है लेफ्ट में, पर फील्ड तो जीरो होनी चाहिए। तो दूसरी इक्वेशन आएगी Q3 + Q4 + Q5। Q3 नीचे लिख रहा हूँ ना, ध्यान रखना, Q3 + Q4 + Q5 = Q6। ये सेकंड इक्वेशन आ रही है जो आपको इसके साथ लिखनी है, ये इसके साथ लिखनी है, ठीक है। फॉर पॉइंट लाइंग इनसाइड क्यू, दो इक्वेशन आ गई। इनको बोल देता हूँ 1 और 2। आपने नंबर दे दिया होगा इन इक्वेशंस को, 1 और 2, दो इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब मुझे बताओ बाकी दो इक्वेशन कहाँ से लाऊं? चार इक्वेशन की जरूरत थी, मिली तो दो ही इक्वेशन मुझे। बाकी दो इक्वेशन कहाँ से लाऊं? बिल्कुल सही, चार्ज कंजर्वेशन। एफवीडी बना दें ऐसा? क्या बात कर रहे हो, एफवीडी बना दूं ऐसा? हो, पर एफवीडी तो मुझे आता ही नहीं है, कैसे बनाऊं मैं एफवीडी? मुझे आता ही नहीं है एफवीडी, कैसे बनाऊं मैं एफवीडी बताओ। बना दूं इसका एफवीडी? अच्छा, क्या लगाऊं, नॉर्मल रिएक्शन लगाऊं? नॉर्मल रिएक्शन, ग्रेविटी, सूडो फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। सुबह सुबह कॉमेडी करते रहते हो, एफवीडी बना दो। एफवीडी बनाना है इसका? कुछ तो भी मतलब, कहीं के भी कंसेप्ट उठा के कहीं भी चिपका दो है। एफवीडी क्या पढ़ लिया मतलब हर जगह एफवीडी बना दो क्वेश्चन में? पूछा कुछ और है, एफवीडी बना दो। अब इसके बाद करो चार्ज को कंजर्व। चार्ज कंजर्वेशन नाम की भी एक चीज होती है ना, सिर्फ एफबीडी अकेला नहीं होता है फिजिक्स में, चार्ज कंजर्वेशन नाम की भी चीज होती है। दो इक्वेशन ये आ गई, मैं इसको हटा रहा हूँ, थर्ड इक्वेशन बना रहा हूँ। थर्ड इक्वेशन होगी प्लेट पी पर चार्ज कंजर्वेशन। फ्रॉम चार्ज कंजर्वेशन 1 = 3 + 4, 2 = 5 + 6, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1, 2
3 4, चारों को सॉल्व करना आता है? 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करोगे आप, ये आपका काम है, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल सॉल्व करना। आराम से जब फ्री रहते हो, जब रिवाइज करोगे, नोट सॉल्व करके देखना। मैं आपको फाइनल रिजल्ट बता रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा। फाइनल रिजल्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। Q3 दिख रहा है? देखो फाइनल रिजल्ट में आपको सॉल्व करने पर पहले तो एक रिलेशन मिलेगा। रिलेशन क्या मिलेगा पता है? रिलेशन भी बता देता हूँ। Q3 इक्वल टू Q6 मिलेगा आपको, वो दिख भी रहा होगा यहाँ से। Q3 इक्वल टू Q6 आप जब सॉल्व करोगे आपको दिख जाएगा थोड़ी देर बाद। ये 3 4 5 था, ठीक है। चलो तो फाइनल रिलेशन आपको एक तो दिखेगा Q3 इक्वल टू Q6। मैं कहाँ लिखूँ? मैं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। फाइनल कंक्लूजन इन चारों इक्वेशन को सॉल्व करने पर जो फाइनल कंक्लूजन हमें मिलेगा, सॉल्व कर लोगे ना, 4 इक्वेशन 4 वेरिएबल तो आता है सॉल्व करना आपको। इन चारों को सॉल्व करने पर हमें फाइनली एक तो रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा? Q3 इक्वल टू Q6। इसका मतलब पता है क्या है? आउटर मोस्ट प्लेट्स पर इक्वल चार्जेस आएंगे। आउटर मोस्ट प्लेट्स पर इक्वल चार्जेस आएंगे, और वो इक्वल चार्जेस पता है सॉल्व करने पर कितने आएंगे? Q3 इक्वल टू Q6, और वो दोनों होंगे Q1 प्लस Q2 का सम का हाफ। ये सॉल्व करने पर दिख जाएगा आपको। और दूसरा रिजल्ट आएगा Q4 इज इक्वल टू माइनस Q5, मतलब इनर प्लेट्स पर इक्वल अपोजिट चार्ज होगा। देखो सॉल्व करके देखना, इन दोनों पर इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा, और वो चार्ज भी आप जब सॉल्व करोगे आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो फाइनल कंक्लूजन जो आपको याद रखना है, जब भी इस तरह से दो प्लेट्स पर कोई चार्ज गिवन हो, पहली बात आउटर मोस्ट प्लेट्स, कितना सिंपल है, outer most plates will acquire equal charge equal to sum of charges of initial plates divided by 2, Q1 plus Q2 by 2। और इनर प्लेट्स पर इक्वल अपोजिट चार्ज आएगा। ये देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और ये कैसे निकालोगे, ये आप मैं अभी क्वेश्चन में बताऊंगा। चार्ज कंजर्वेशन से भी निकाल सकते हो, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। अंदर वाले चार्ज याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये भी हम क्वेश्चन करेंगे, आप चार्ज कंजर्वेशन से निकाल सकते हो। पर आप अभी हाल फिलहाल चाहो तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लो। 4 इक्वेशन सॉल्व करने पर आपको ये 4 रिजल्ट मिलेंगे। Q3 इतना आएगा, Q4 इतना आएगा, 5 और 6, ये 4 वैल्यूज इतनी आएगी। फाइनल रिजल्ट नोट कर लो जल्दी से। लास्ट स्लाइड नोट करवा देते हैं। लास्ट स्लाइड वही है, बस आपको ये 4 इक्वेशंस थी, इसमें ये रिजल्ट आ रहे हैं। फिर ये फाइनल कंक्लूजन है जो हमें नोट करना है। अच्छा, अब इस पर हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने से आपको और अच्छा आइडिया लगेगा कि रिजल्ट क्या आता है। देखो पहला क्वेश्चन मैं करके बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंपल है, मैं करके बताऊंगा। देखो ये इनिशियल चार्जेस गिवन है आपको 2 और 4। हमसे पूछा है कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो सम ऑफ चार्जेस कितना होगा बताओ? सम ऑफ चार्जेस 2 प्लस 4 का हाफ कितना हो जाएगा? ये 3। ये 3 कूलम कहाँ आएगा? 3 कूलम आएगा आउटर मोस्ट सर्फेसिस पर। अब एक बार आउटर मोस्ट पर आ गया ना, तो इनर मोस्ट का फॉर्मूला याद मत रखो। चार्ज कंजर्वेशन, ये 3 है, पर चार्ज तो 2 होना चाहिए था नेट चार्ज, तो उसका मतलब -1 यहाँ होगा। समझ में आ रहा है -1 कैसे आया? चार्ज कंजर्वेशन, ठीक है। दूसरी बात, अगर इसमें -1 है तो मुझे पता है कि इनर प्लेट्स पर क्या आता है? इक्वल अपोजिट चार्ज। कैपेसिटर में भी हम पढ़ेंगे
इनर प्लेट्स फेसिंग प्लेट्स विल हैव इक्वल अपोजिट चार्जेस। अच्छा, चार्ज कंजर्वेशन लगा के देखो, क्रॉस चेक करके देखो, चार्ज कंजर्वेशन सेकंड प्लेट पे लग रहा है क्या? 1 + 3 4, बिल्कुल लग रहा है, देखो वहां से भी सेम रिजल्ट आ रहा था। इसमें डाउट तो नहीं है अभी किसी को? कोई ऐसा तो नहीं जिसे क्लियर ही नहीं हुआ हो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन? एग्जाम्पल्स नोट करते जाना है ना, जल्दी जल्दी एग्जाम्पल्स नोट करते जाना, जब रिवाइज करोगे तो आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन होगा, आपको एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे। सेम इसमें ड्रॉ कर सकते हो ना आप, इनिशियल बना लो ऊपर, फाइनल अलग कलर से बता दो, लिख दो कि ये इनिशियल था, ऐसे हाईलाइट करके लिख देना, ये था इनिशियल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये है फाइनल चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलो अब आगे का क्वेश्चन देखें, जल्दी से ये ट्राई करो। लाओ मैं ही कर देता हूँ, जितनी देर में आप लोग सॉल्व करोगे उतनी देर में मेरा आंसर आ जाएगा। देखो, टोटल सम, साइन का ध्यान रखना, साइन जरूर ध्यान रखना, 4 + -6 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा -1 कूलम। तो बस सबसे पहले तो क्या करो, -1 कूलम लगा दो बाहर। अब ये -1 है तो ये +5 होगा, क्यों होगा? चार्ज कंजर्वेशन, ये देखो, ठीक है, +4 होना चाहिए था, ये हो गया। अब ये माइनस, ये +5 है ना, तो ये -5 होना चाहिए, क्योंकि वो इक्वल अपोजिट चार्ज वाला फैक्टर होता है। अब कंजर्व करके देख लो, -5 -1 -6 भी होता है, यहाँ से भी हमें सेम रिजल्ट दिख रहा है। सेम रिजल्ट, सेम रिलेशन हमें आता हुआ दिख रहा है, मतलब इक्वल अपोजिट चार्जेस अंदर वाले पर और बाहर वाले पर इक्वल इक्वल चार्जेस। अभी ये देखो, पहले वाले पे जीरो है ना, पहले वाले पे जीरो है, मैं सॉल्व करूंगा। पहले वाले पे जीरो है, दूसरे वाले पे -6 है, तो चलो 1 मिनट दे रहा हूँ, कर लो, कभी कोई गलती होगी आपको पता चल जाएगा, बाई चांस कुछ एरर आएगा, गलती से पता चल जाएगा, कर लो 1 मिनट में ट्राई। आ गया आंसर? देखें, -6 का हाफ -3, -3 यहाँ पर, -3 यहाँ पर। अब दूसरी बात, ये -3 पर टोटल तो था ही नहीं चार्ज, मतलब अंदर आएगा +3, इस पे +3 आने से काम आसान हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल अपोजिट चार्जेस, और देखो चार्ज कंजर्वेशन दिख भी रहा है।
चलो इसके बाद सेम रिजल्ट ध्यान रहे इज एप्लीकेबल, जो अभी आपने डिराइव करा ना, अब इसमें ज़्यादा इक्वेशंस बनेगी, 3 4 5 जितनी भी प्लेट्स हो, रिजल्ट में इक्वेशन ज़्यादा बनेगी, सॉल्व करने में ज़्यादा मेहनत लगेगी, पर जब आप सॉल्व करते हो अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम कंक्लूजन। कंक्लूजन ये है कि जैसे 3 प्लेट्स हैं, तब भी हमें डिवाइड बाय 2 ही करना है, जब आप इक्वेशन सॉल्व करोगे रिजल्ट वही आता है। पर इस बार क्या करोगे पता है, क्यू नेट निकालोगे। देखो सिंपल बात है, क्यू नेट निकालना है, स्टोरी में कंफ्यूज नहीं होना है, क्यू नेट निकाल लो। क्यू नेट निकालने का मतलब क्यू नेट होगा 4 + 6 + -2, कितना हो जाएगा ये, 6 4 10 to 8। क्यू नेट आ गया 8। अभी क्यू नेट के कितने पार्ट करने, 2 ही पार्ट करने, 3 मत कर देना गलती से, है ना, फ्लो फ्लो में। तो क्यू नेट डिवाइडेड बाय 2, 4। अब हो गया क्वेश्चन सॉल्व, देखो 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर। जैसे ही आप ये करते हो ना, आगे आपके लिए पूरा बेस बन गया। देखो कैसे बन गया बेस, अगर आप यहाँ लिख रहे हो 4, तो यहाँ 0 होगा, चार्ज कंजर्वेशन। ये 0 तो ये भी 0, ये 0 तो ये 6, ये इक्वल अपोजिट चार्ज है ना, +0 -0। और ये चार्ज कंजर्वेशन 6, तो ये -6। अच्छा इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ -6 आने के बाद आप देखो जरा, -2 = -6 + 4, चार्ज कंजर्वेशन भी लगता हुआ दिख रहा है, मतलब हमारा आंसर सही आया है। एग्जाम्पल जरूर नोट कर लेना, तो आपको याद रहेगा बाद में लॉन्ग टर्म के लिए कि 3 के लिए भी हमने करा था क्वेश्चन। अरे लेफ्ट से राइट वर्क करो कि राइट से लेफ्ट वर्क करो, बात एक ही है ना। अरे घोंचू, अगर यहाँ से भी स्टार्ट करूंगा और यहाँ जाऊंगा तो भी कोई अंतर थोड़ा ना पड़ेगा। ये तो मैं कर लेता हूँ, मैं जान ले लूँ, मेरी एक काम करो, ये -2 है ना, ये +4 है, ये -6, ये -6 के बाद ये +6, ये 0, ये भी 0। ठीक है, लेफ्ट से राइट जाओ, राइट से लेफ्ट जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच वाला कैसे निकाला हमने, बीच वाला बहुत रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के बाद, बहुत इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद हमने ये निकाला है क्वेश्चन का, ये आंसर बीच वाले क्वेश्चन का। अब सुनो, ये क्वेश्चन आपको करना है। करना क्या है, एक प्लेट है, प्लेट का एरिया है ए, प्लेट का फेस एरिया होता है, ये प्लेट का फेस एरिया है ए, और इसको चार्ज दिया है टोटल क्यू, कितना, क्यू टोटल चार्ज है। और इसको हमने रखा है ई फील्ड में, कितने फील्ड में, ई फील्ड में, फील्ड की वैल्यू है ई। इसको मैंने रखा है फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई में। ये दिख रही है एक्सटर्नल फील्ड है ये क्या है, एक्सटर्नल फील्ड। आपको बताना है कि लेफ्ट वाले पर और राइट वाले पर फाइनली कितने चार्जेस आएंगे। लास्ट स्लाइड की फोटो ले लो, जिसने नहीं लिखा है फोटो ले लो, अब बाद में आराम से नोट कर लेना। ये ट्राई करो, Q/2 Q/2 प्लीज मत बोलना, है ना, फील्ड आगे है, इस बार एक्सटर्नल फील्ड भी लगी हुई है। ठीक है, तो प्लीज Q/2 बोलना मत। सॉल्व करो, कंसेप्ट लगाओ, हवा में तीर मत चलाओ।
अरे हाँ, मीनवाइल अभी एक स्टूडेंट का मैसेज आया तो हम बता दें। बाकी लोग क्वेश्चन ट्राई करना। कई बार क्या होता है, जैसे आपने व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज किया और उसके बाद आप रिप्लाई एक्सपेक्ट करते हो, तो एटलीस्ट 24 आवर्स का टाइम फ्रेम मुझे लगेगा। ठीक है, रिप्लाई करने से पहले इसका रीज़न आपको समझना पड़ेगा कि देर आर लॉट ऑफ क्लासेस, मतलब आपकी बैच नहीं है अकेली, दूसरी बैचेस भी है, इवनिंग में बैचेस चल रही है, लास्ट ईयर की बैचेस अभी तक कंटिन्यूशन में चल रही है, राइट। जो लास्ट ईयर की बैचेस थे उनके अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, आपको रियलाइज़ करना पड़ेगा। उनके तो अभी एग्ज़ाम्स भी हैं, उनके भी डाउट्स हैं, आपके भी डाउट्स हैं, सबके डाउट्स हैं, और क्लासेस भी हैं, और अभी पीटीएम भी चल रहा है, राइट। तो कई बार क्या होता है कि रिप्लाई नहीं कर पाते, तो प्लीज़ ऐसा मत करा करो कि आपने मैसेज किया रात के 10 o'clock पे, है ना, मान लो सपोज 10 PM पर आपने मैसेज करा, ठीक है। अब उसके बाद फिर 10:10 पर एक मैसेज फिर से आता है, ये ऐसा वाला। पहले तो 10 PM पर क्वेश्चन भेज दिया, फिर 10 PM ये आया, फिर 10:15 पर फिर एक मैसेज आएगा, वो डॉट 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 डॉट, फिर 10:20 पर फिर मैसेज आता है, 10:20-25 पर, सर प्लीज़ रिप्लाई, सर प्लीज़ रिप्लाई। और उसके बाद फिर 10:40 पर, सर इट इज़ वेरी अर्जेंट, प्लीज़ सी, प्लीज़ रिप्लाई। तो हर 15 10-10 मिनट के आप टाइम फ्रेम में अगर मैसेज कर भी दोगे, तो भी अनफॉर्चुनेटली मैं आपको इतने जल्दी रिप्लाई नहीं कर पाऊँगा, ठीक है? तो आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा, अगर आप कोई सेंड करते हो मुझे मैसेज, तो हो सकता है कि थोड़ा टाइम लगे, बट डेफ़िनिटली रिप्लाई ज़रूर करूँगा। 1 दिन लग सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबल 2 दिन लग सकते हैं, हो सकता है कई बार। पर आप सोचोगे कि 10 बजे मैसेज किया और सर ने 10:01 पीएम पर ही रिप्लाई कर दिया, तो उसके चांसेस बहुत कम है, मतलब ना के बराबर है, ठीक है? ये चीज़ आपको रियलाइज़ करनी चाहिए कि जितने भी टीचर्स हैं, मतलब मैं इन जनरल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ कि अ, इन जनरल जितने भी टीचर्स हैं, सभी कहीं न कहीं किसी न किसी क्लासेस में ऑक्यूपाइड रहते हैं। आपकी क्लास कंप्लीट होगी, दूसरी क्लास होगी, वो कंप्लीट होगी, आफ्टरनून में क्लास होगी, इवनिंग में क्लास होगी, ठीक है? हो सकता है पेपर फॉर्मेशन का अर्जेंट काम हो कुछ। तो बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसमें कहीं न कहीं ऑक्यूपेंसी बहुत ज़्यादा रहती है। और ये किसी ने रिप्लाई, कोई ऐसा मैसेज करेगा ना, सर प्लीज़ रिप्लाई, इट्स वेरी अर्जेंट, आई एम डाइंग, तो हम सीधा उसको क्या है, ब्लॉक कर देंगे। ये जो भी ऐसे करता है ना कि हर 5-5 मिनट में क्वेश्चन मार्क और सर प्लीज़ रिप्लाई, इट्स वेरी अर्जेंट सर, प्लीज़ रिप्लाई, आई एम डाइंग, तो वो सीधा है ना, हम सीधा क्या करेंगे, उठा के ब्लॉक कर देंगे आपको। कहाँ से सीखते हो आप लोग? मेरे को समझ में नहीं आता, ये सब ये प्लीज़ रिप्लाई सर, प्लीज़ रिप्लाई, आई एम डाइंग, ये सब सीखते कहाँ से हो? हैं? एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं बताया तो सर प्लीज़ रिप्लाई, इट्स वेरी अर्जेंट, ये इमोशनली ये लोगों को परेशान करने का तरीका आप लोग सीखते कहाँ से हो? ये मेरे समझ में नहीं आया अभी तक। चलो इसको ट्राई करते हैं। कल तो एक स्टूडेंट था, उसने मुझे रात के कितने 9 बजे के आस-पास शायद हो सकता है, हाँ, मैं क्लास से फ्री होऊँगा, डिनर कर रहा होऊँगा, और उसने मुझे कितनी लगातार लाइन से 6 बार, 1-1 सेकंड के इंटरवल, मतलब कॉल किया होगा, 30 सेकंड रिंग हुआ होगा, नहीं उठाया होगा हमने, फिर वापस कॉल, मतलब एक-एक करके बिल्कुल लगातार सीरीज़ में 6 बार कॉल कर दिया, ठीक है? क्यों करते हो भाई ऐसा? हैं? क्या चाहते हो, मतलब क्या चाहते हो कि मैं, मतलब अपना मोबाइल जो है उसमें से सिम निकाल के उसको स्विच ऑफ करके अलग रख दूँ? क्या चाहते हो बताओ? अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएँगे, देखो। हम करते हैं क्या कभी आपके साथ ऐसा? प्लीज़ राइट सून, इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज़ राइट सून, प्लीज़ सॉल्व सून, इट्स वेरी अर्जेंट, हम करते हैं? हम आपको ऐसा पैनिक में डालते हैं क्या कभी? कभी ड मैंने आपको ऐसा पैनिक में डाला है, प्लीज़ सॉल्व दिस क्वेश्चन, इट्स वेरी अर्जेंट, प्लीज़ सॉल्व सून, आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, लिख रहे हो इतने में स्लाइड चेंज करके, नाउ प्लीज़ सॉल्व दिस स्लाइड, प्लीज़ राइट दिस स्लाइड, इट्स वेरी अर्जेंट करा है क्या? टाइम देते हैं ना हम भी आपको लिखने का, फिर समझते ही नहीं हो बिल्कुल भी है। अजीब-अजीब चीज़ें देखने मिली है इस लॉकडाउन में तो हमें।
ये है फील्ड। ये फील्ड है, ये चार्ज है, ये कंडक्टर है, और यहाँ इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो समझ तो गई होंगे, यहाँ इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। ठीक है, Q1 Q2। अब सुनो ध्यान से, कहानी क्या है, कहानी ये है, कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंदर एक पॉइंट था, एक पॉइंट था जो कंडक्टर के अंदर था। मैं बना देता हूँ कंडक्टर के अंदर। थोड़ा है ना, सो जूम कर रहे हैं, मैग्नीफाई कर रहे हैं अपन कंडक्टर को। ये देखो, मैंने कंडक्टर को थोड़ा जूम करा, मैग्नीफाई करा, और ये पॉइंट अंदर दिख रहा है। इस पॉइंट पर सबसे पहली फील्ड पता है कौन बना रहा है? Q2। कितनी बना रहा है पता है? σ2/2 ε0। दूसरी फील्ड बना रहा है Q1, σ1/2 ε0। तीसरी फील्ड बना रहा है E, वो तो है ही फील्ड। पर हमें पता है कि ले देकर नेट में क्या होना चाहिए, नेट नेट सब कुछ जीरो होना चाहिए कंडक्टर के अंदर। सिंस ई नेट इज जीरो, सिंस ई नेट इज जीरो, हम बोल सकते हैं कि E प्लस इज इक्वल टू σ1/2 ε0। σ2 कितना होगा? Q2/2 A ε0। σ1 कितना होगा? Q1/2 A ε0। इक्वेशन एक, वेरिएबल अनेक। अनेक मतलब दो वेरिएबल, है ना? दो वेरिएबल हैं और इक्वेशन एक ही है। क्या बताओ, एक इक्वेशन से दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो? एक तीर से दो शिकार, और एक इक्वेशन से दो वेरिएबल क्या सॉल्व हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो इसका मतलब फिर हमें क्या करना पड़ेगा? दूसरी इक्वेशन खोजनी पड़ेगी। कहाँ से लाएंगे दूसरी इक्वेशन? ये देखो, Q=Q1 + Q2। लगे हाथों, दूसरी इक्वेशन भी आ गई। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल। आगे मैं हेल्प नहीं करूंगा। आगे आपको पता है ना क्या करना है, सॉल्व करना है। Q1 Q2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ Q, Q, E, A एंड ε0। ये चार वेरिएबल से टर्म में आपका आंसर आएगा। आंसर बता दें, रुको बता देते हैं आंसर। ये Q1 का आंसर आ रहा है, ये Q2 का आंसर आ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर है। और ये आंसर कहाँ से आ रहा है? ये आंसर यहाँ से आ रहा है। आंसर बता दो। आ गया सब लोग का आंसर ये? ठीक है, गुड, वेरी गुड, नाइस। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे। अब हम अब हम इसके बाद आज बात करेंगे अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर की। आपने सुना होगा अर्थिंग के बारे में तो। घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं आपके घर में, उनकी अर्थिंग की जाती है ना? कभी करी अर्थिंग आपने? अर्थिंग का मतलब क्या होता है? घर वाले बोलते हैं टीवी की अर्थिंग कर दो, फ्रिज की अर्थिंग कर दो, माइक्रोवेव की अर्थिंग कर दो, एसी की अर्थिंग कर दो, तो क्या करते हो? हैं? अर्थ में एक पिट डिग करते हो, अर्थिंग करके आ जाते हो उनकी, अर्थ में डाल के आ जाते हो सबको। टीवी की अर्थिंग करनी है, टीवी को अर्थ में डाल के आ गए, अर्थिंग हो गई। फिर क्या करते हो? पता है ना क्या करते हैं अर्थिंग में? हम क्या करते हैं, बिल्कुल एक कॉमन वायर होता है, थर्ड वायर होता है, विच इज इनडायरेक्टली जो अपना घर की वायरिंग होती है उसके हेल्प से वो अर्थ के अंदर प्लेट्स होती है उसमें कनेक्टेड होता है। अर्थ के अंदर प्लेट लगा के उसमें कनेक्ट करते हैं। एक अर्थिंग का एक डिटेल्ड प्रोसेस होता है, वहाँ सॉल्ट वगैरह भी डालते हैं फॉर बेटर कंडक्टिविटी, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है हाउस का। पर वो सब अपने कंसर्न का नहीं है, अपने कंसर्न में अभी सिर्फ थ्योरेटिकल चीजें। टेक्निकली तो आप अर्थिंग करने वाले हो नहीं अभी, जब तक आईआईटी में नहीं पहुंच जाते, इंजीनियरिंग नहीं करते तब तक। ठीक है, कुएं में फेंकने का मतलब अर्थिंग नहीं होता है। ठीक है, अर्थिंग का मतलब होता है, अर्थिंग का मतलब होता है कि जब भी हम किसी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं, सिंपल थ्योरेटिकल सेंस में देखा जाए तो देखो, ये कंडक्टर था, एक था कंडक्टर,
एक था कंडक्टर। वैसे कंडक्टर से याद आया, मूवी देख लिया आप लोगों ने? रिसेंट में एक बहुत ही ज़्यादा ब्लॉकबस्टर मूवी आई है। कैसी लगी मूवी? मज़ा आया ना मूवी देखकर? नहीं देखी? देखना भी मत। चलो, अभी हाल फिलहाल तो बात करेंगे अर्थिंग ऑफ कंडक्टर की। काफ़ी लोगों ने वैसे देख भी ली होगी, मना करने से क्या होता है, देख तो ली होगी। अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में हम किसी भी कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट करते हैं और इसका सिंबल होता है ये। जब भी हम लोग, जैसे सर्किट में रिप्रेजेंटेशन होता है, सर्किट रिप्रेजेंटेशन होता है, जब भी हम ये सर्किट रिप्रेजेंटेशन बनाएं, ये वाईफाई का सिंबल नहीं है, ठीक है? ये मोबाइल नेटवर्क या वाईफाई का सिग्नल मत समझना है इसको। ये किसका सिंबल है? ये है साइन ऑफ अर्थिंग। ये हमारे जो वो होते हैं, हम बोल सकते हैं कि जो हम लोग जितने भी सर्किट्स होते हैं, सर्किट रिप्रेजेंटेशन करते हैं, सर्किट रिप्रेजेंटेशन में ये होता है साइन ऑफ अर्थिंग, ठीक है? अब इसमें अर्थिंग की सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ो। अर्थिंग, ग्राउंडिंग भी बोलते हैं, अर्थिंग भी बोलते हैं काफ़ी बार। अर्थिंग या ग्राउंडिंग का मीनिंग क्या होता है? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द कंडक्टर टू अर्थ। अब हम लोग अर्थ का पोटेंशियल लेते हैं ज़ीरो। अर्थ का जो पोटेंशियल होता है, अर्थ का पोटेंशियल होता है ज़ीरो। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड करते हैं, उसका पोटेंशियल होता है 0 वोल्ट। ध्यान रहे, जैसे मैंने कंडक्टर को अर्थ करा, तो क्या होगा? कंडक्टर को अर्थ करने के बाद जो चार्ज होगा, अगर इसके पास कोई चार्ज प्रेज़ेंट था, तो चार्ज यहाँ से अर्थ में ट्रांसफ़र होगा। या हो सकता है नेगेटिव चार्ज हो, तो अर्थ से हो सकता है इस ऑब्जेक्ट में चार्ज ट्रांसफ़र हो इस वायर के थ्रू, और चार्ज कुछ इस तरह से ट्रांसफ़र हुआ कि फाइनली अर्थ किए हुए ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखना हर क्वेश्चन में, अर्थ किए हुए ऑब्जेक्ट का फाइनल पोटेंशियल हमें कितना बनाना है? 0। अर्थिंग का मतलब ही होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ करेंगे, इट्स फाइनल पोटेंशियल विल बिकम 0। दिस इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग में जिस ऑब्जेक्ट को आप अर्थ कर रहे हो, उसका फाइनल पोटेंशियल विल बिकम 0। बात को समझ में आ रही है? इसे नोट करो, हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं इस पर अब। अर्थिंग के सिंबल में 4 से ज़्यादा लाइनें नहीं हो सकती क्या? हे भगवान! ऐसा तो मैंने आज तक कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। ठीक है, अर्थिंग के सिंबल को देखकर जितनी मर्ज़ी लाइन बनाना है बनाओ, पर वो 3, 4, 5 इस टाइप की है ना, वो डिक्रीज़िंग ऑर्डर की लाइन बना दो, लोग समझ जाएँगे। लोग समझ जाएँगे आपने अर्थिंग करी है। अच्छा, ये जो अर्थिंग वाला केस है ना, ये अर्थिंग वाला केस हम लोग आगे भी कंटिन्यू रखेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी आएगा, हर जगह आएगा, क्वेश्चंस आएँगे बहुत सारे। करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ-साथ ये कांसेप्ट हम लोग और कहाँ यूज़ करेंगे? कैपेसिटर में भी यूज़ करेंगे। हम कैपेसिटर में भी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्लेट्स को अर्थ करेंगे। तो हर बार अंडरलाइंग कांसेप्ट रिमेन्स सेम, और वो अंडरलाइंग कांसेप्ट है, जब भी हम किसी सरफेस को अर्थ करेंगे, जिस भी कंडक्टर को अर्थ करेंगे, उसका पोटेंशियल हैज़ टू बी टेकन एज़ 0, उसका पोटेंशियल बिकम्स 0। चलिए, अब बारी है इस पर कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने की। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, भले ही इसमें 5 मिनट लो पहले, और एक बड़ा इंटरेस्टिंग कांसेप्ट यहाँ पे हम डेवलप करेंगे, जो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। पहले क्वेश्चन समझा दूँ। 2
हॉलो अभी अर्थिंग नहीं करी, अभी कंडक्टर की प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है ना, फिर अर्थिंग के क्वेश्चन भी आएंगे। जैसे अब आगे धीरे धीरे अर्थिंग के क्वेश्चन भी आने स्टार्ट होंगे। पहला क्वेश्चन, इसमें भी हमने अर्थिंग नहीं करी है, क्वेश्चन का मतलब समझो। दो स्पीयर्स थे जिनका चार्ज और रेडियस हमें पता है। बीच में ये दिख रहा है क्या है, बीच में हमने एक स्विच लगाया है। अब हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो स्विच को क्लोज करने से पहले आपको ये बताना है फर्स्ट पार्ट तो पहले आपको आराम से सॉल्व करना है, स्विच को क्लोज करने से पहले। और स्विच को क्लोज करने के बाद सेकेंड पार्ट सॉल्व करना है। आपको एग्जैक्ट 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम मिलेगा, दोनों पार्ट प्रॉपरली सॉल्व करने हैं खुद से, और क्वेश्चन नोट करना है प्रॉपरली। लास्ट 1 मिनट दे रहे हैं।
देखो, अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको याद भी रखना है। पहले सॉल्व करके बताएंगे, फिर आपको उस पॉइंट को याद रखना है। सबसे पहले अभी स्विच ओपन है, अभी स्विच भूल जाओ, ठीक है। पहले मुझे बताओ इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा। इसको एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं पॉइंट ए। आपको याद है वी ए दो कारण से होगा, फर्स्ट स्पीयर के सरफेस पर और सेकंड स्पीयर के, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कराए थे आपको बहुत पहले, ये फॉर्मेट आपको करा चुका हूँ, राइट। ये वी ए होगा। फिर वी बी कितना होगा, वी बी मतलब ये पॉइंट है, पॉइंट बी जो सेकंड स्पीयर के सरफेस पर है। फर्स्ट स्पीयर के सरफेस पर पॉइंट है ए और सेकंड स्पीयर के सरफेस पर पॉइंट है बी। तो दोनों स्पीयर के यहाँ तो बाहर है, यहाँ सरफेस पर है, तो के क्यू वन बाय आर टू प्लस के क्यू टू बाय आर टू। ये स्टोरी क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, अब मुझे बस ये इतना बताओ कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, वही तो पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द स्पीयर्स। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी बी। इक्वेशन वन माइनस टू करो, तो इक्वेशन वन माइनस टू में देखो ये टर्म तो कैंसिल हो रहा है, और एक बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशन आ रहा है जो हम याद रखेंगे। याद इन द सेंस ऐसे याद रखेंगे, देखो इक्वेशन याद नहीं रखनी है, याद क्या रखना है वो बता दूं। दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज ऑफ इनर स्पीयर। आउटर स्पीयर के चार्ज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये पोटेंशियल डिफरेंस किस बात पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स, दिस पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज ऑफ इनर स्पीयर। ये देख रहा है Q1 पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा। अब मुझे एक चीज बताओ कि जब अपन दोनों को कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। भाई दोनों स्पीयर को हमने वायर से कनेक्ट करा है, तो दोनों में चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। और रिडिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा, कब तक होगा रिडिस्ट्रीब्यूशन। अगर आप बताओ दो कंडक्टर्स को एक वायर से कनेक्ट करते हो तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो। ये तो ए पार्ट हो गया। रही बात बी पार्ट की, ए पार्ट का आंसर तो आ गया। रही बात बी पार्ट की, तो बी पार्ट से पहले सॉरी समझो। जब आप दो कंडक्टर्स को, सपोज ये दो कंडक्टर्स हैं, और आप इन दोनों कंडक्टर्स को एक सेम वायर से कनेक्ट करते हो, तो अल्टीमेटली क्या होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों का पोटेंशियल बिल्कुल सही। चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एक बार दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो क्या होगा, एक बार दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया उसके बाद फर्दर चार्ज फ्लो नहीं करेगा। तो चार्ज कब तक फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता है। तो दो कंडक्टर को जब मैं ज्वाइन करता हूँ, थीम याद रखना, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होगा तब तक चार्ज फ्लो करेगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है मतलब चार्ज तो फ्लो करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तो चार्ज फ्लो करता है। तो इसका मतलब बी पार्ट में जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा, तब मुझे बताओ चार्ज फ्लो कब तक करेगा, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं होता। अब बी पार्ट में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो जीरो तभी हो सकता है व्हेन अंदर वाले का चार्ज किसी तरह से, अंदर वाले का चार्ज जीरो हो जाए तो बस काम बन जाएगा। अब अगर अंदर वाले का चार्ज जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, जब कनेक्ट करूंगा तो पूरा का पूरा चार्ज कहाँ फ्लो कर जाएगा। कुछ बात समझ में आ रही, अंदर वाले स्पीयर का जो भी चार्ज होगा वो पूरा का पूरा कहाँ फ्लो कर जाएगा। अरे बोलो ना, अरे कुछ तो बोलो। अरे तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे हो। हाँ, आउटर स्पीयर पर अंदर वाले का पूरा चार्ज निकल के आउटर स्फीयर पर आ जाएगा। अंदर वाले सरफेस पर चार्ज फाइनली कितना हो जाएगा, जीरो। कोई आपसे पूछता है कि फाइनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताओ, तो आप बोलोगे अंदर जीरो है, बाहर Q1 प्लस Q2 है। तो बताओ स्विच में से, वायर में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, वायर में से कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो बी पार्ट का हमारा आंसर होगा Q1 along with डायरेक्शन फ्रॉम ए टू बी, ए से बी की डायरेक्शन में Q1 चार्ज फ्लो कर जाएगा, कैपिटल Q1। क्लियर हो गया ये। अच्छा एक मिनट और रुको, एक एग्जांपल मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे मान लो इसको 2 मिनट हाइड कर देते हैं अब, इसका काम हो गया है, इसको हाइड कर दो।
अब आपको 2-3 एग्जांपल्स और बताता हूँ ढंग के। सपोज क्वेश्चन में आपको कहा गया था कि इनिशियली चार्ज थे 5 कूलम और 2 कूलम। तो कनेक्ट करने के बाद पता है क्या होगा? अंदर होगा 0, बाहर होगा 7। वायर से 5 कूलम बाहर फ्लो कर जाएगा। अभी स्क्रीन पर देखते रहो, अभी नोट मत करना, समझ लो। अब दूसरा एग्जांपल देखो। सपोज अंदर था 2 कूलम, बाहर था 0 कूलम। कनेक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? अंदर हो जाएगा 0, बाहर हो जाएगा 2। वायर से 2 कूलम फ्लो करेगा। अगर मान लो अंदर -2 था और बाहर +5 था, चलो, तो क्या होगा? अंदर चार्ज 0 होना है, तो अंदर चार्ज 0 पता है कैसे होगा? अब इस बार चार्ज फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। कितना? 3 कूलम फ्लो कर जाए, सॉरी 2 कूलम फ्लो कर जाएगा। ये 0 हो जाएगा और ये +3 हो जाएगा। अगर मान लो अंदर चार्ज था -2 और बाहर था -1, तो पता है क्या होगा? अल्टीमेटली आना तो उसको बाहर ही है। इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और ये -3 हो जाएगा। मतलब ये 2 कूलम यहाँ से फ्लो करके चला जाएगा। मतलब कनेक्ट करने पर अंदर 0 ही करना है, क्योंकि तभी पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो सिर्फ इनर स्फीयर के चार्ज पर डिपेंड कर रहा है। इसे नोट कर लिया जाए। और अगर अंदर पहले से ही चार्ज 0 हो तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा, क्योंकि पहले से ही पोटेंशियल डिफरेंस 0 मिलेगा आपको। तो चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा उस केस में। चलो, ये तो हो गया आज की स्टोरी। नेक्स्ट टर्न पर हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट टर्न पर हम लोग इसके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस करेंगे, और कंडक्टर्स विद कैविटी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टर्न पर भी क्वेश्चन का सीक्वेंस कंटिन्यू होता रहेगा, अर्थिंग को इंक्लूड करेंगे इसमें। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। इसको यहाँ पे पॉज कर रहे हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।